नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एंड मिसेस अजनबी की हॉरर की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले कुछ समय से किन्हीं कारणों से हम आपके लिए कोई नई कहानी नहीं ला पाए, उसके लिए हम आप सबसे दिल से क्षमा चाहते हैं और ये आशा करते हैं कि आप अपना प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहेंगे। हमारी आज की कहानी एक ऐसी नौजवान की है जिसने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक शिक्षा है जो जल्दी सफलता पाने की लालसा में काली शक्तियों की शरण में जाते हैं। काली शक्तियों द्वारा पाई गई सफलता कुछ समय के लिए फलीभूत तो हो सकती है, लेकिन इसका अंत हमेशा ही बुरा होता है। भगवान से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं होती, चाहे आपकी मनोकामना पूरी होने में समय लगे, लेकिन देर सवेर भगवान अपने भक्तों की पुकार हमेशा ही सुनते हैं। तो चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमेशा भगवान पर विश्वास रखें और काली शक्तियों और तंत्र मंत्र से दूर रहें। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के ब्यावर गांव की तंग गलियां, जहां पुरानी हवेलियों की दीवारें समय की कहानियां बयां करती हैं। गर्मियों की दोपहर में धूल भरी हवा और रेगिस्तान की सन्नाटे भरी रातें, जहां दूर मंदिर की घंटियां और भजनों की आवाजें गूंजती हैं। हवेलियों की छतों पर उल्लुओं की आवाजें और पास के श्मशान से आती रहस्यमयी हवा गांव को एक अजीब सा डर देती है। 25 साल का विकास, एक आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा युवक, इस गांव की तंग गलियों में बड़ा हुआ। उसकी तेज आंखें, सौम्य चेहरा और लंबी कदकाठी उसे ब्यावर के दूसरे युवाओं से अलग बनाती थी। वह स्थानीय मेलों में नाच गाना करता और लोग उसकी तारीफ करते। विकास, तुम तो किसी फिल्म स्टार जैसे लगते हो। वह अक्सर अपनी पुरानी हवेली की छत पर खड़ा होकर सितारों को देखता और सपने बुनता। मैं एक दिन बॉलीवुड का स्टार बनूंगा, मेरी तस्वीरें होर्डिंग्स पर होंगी, लोग मेरे लिए तालियां बजाएंगे। वह दर्पण के सामने घंटों पोंछ देता, अपने बाल संवारता और फिल्मी डायलॉग्स बोलता। उसका सबसे करीबी दोस्त रमेश, जो एक दर्जी की दुकान चलाता था, उसका हौसला बढ़ाता। विकास, तुम में वो बात है, तुम जरूर हीरो बनोगे। विकास के परिवार में उसके पिता रामलाल एक सरकारी स्कूल शिक्षक थे और मां सुमित्रा एक गृहिणी थी। अपने माता पिता का इकलौता बेटा होने के कारण उसे बहुत नाजों से पाला गया था। माता पिता उसे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन उसके सपनों को बेकार का ख्वाब मानते थे। एक रात हवेली के आंगन में जब परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, तो रामलाल गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, तुम ये मॉडलिंग वॉडलिंग का पागलपन छोड़ दो, ब्यावर में रहो, कोई अच्छी नौकरी ढूंढो, मुंबई की दुनिया तुम्हें निगल लेगी। सुमित्रा भी चिंता से भरे स्वर में बोली, तुम हमारे इकलौते बेटे हो विकास, अगर तुम्हें वहां कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वहां की चकाचौंध न जाने कितने युवाओं के सपनों को खा चुकी है। यहीं ब्यावर में ही कुछ कर लो, हम सब तो हैं ही यहां। विकास गुस्से और जिद में जवाब देता है, मां, पिताजी, आप लोग मुझे समझते नहीं। मैं इस छोटे से शहर में फंसकर नहीं रह सकता। मैं स्टार बनूंगा और आप देखेंगे, एक दिन आप मुझ पर गर्व करेंगे। रमेश, जो पास में बैठा था, हंसते हुए कहता है, अरे विकास, तू तो शाहरुख खान बनने की सोच रहा है, लेकिन सचमुच तू कोशिश कर, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। दोनों माता पिता विकास की इस जिद के सामने चुप होकर ही रह जाते। देखने में विकास अच्छा था तो छोटे मोटे स्थानीय विज्ञापन उसे मिल जाते थे। विकास ने स्थानीय मेलों और विज्ञापनों में काम करके कुछ पैसे जोड़े। उसने साबुन, कपड़े और स्थानीय ज्वेलरी ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग की, जिससे उसने 20,000 रुपए की छोटी सी पूंजी इकट्ठी की। हर शाम रमेश की दुकान बंद होने के बाद दोनों चाय की टपरी पर मिलते और दूसरे लड़कों के साथ बातें करते। उसके सारे दोस्त उसे मुंबई जाकर किस्मत आजमाने के लिए प्रेरित करते। एक रात विकास ने अपनी मां से कहा, मां, आप चिंता मत करो, मैं मुंबई जाकर दिखाऊंगा कि आपका बेटा कुछ कर सकता है। आप बस किसी तरह से पिताजी को माना लीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा दुनिया में बड़ा आदमी बनकर आपका नाम रोशन करे? सुमित्रा ने आंसुओं के साथ उसे गले लगाया। दूर बैठे रामलाल सब सुन रहे थे, लेकिन चुप रहे, जैसे उन्हें डर था कि उनका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है। अगली सुबह विकास ने एक छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें कुछ कपड़े, एक जोड़ी जूते
और हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब थी। वह ब्यावर स्टेशन पहुंचा, जहां धूल भरी हवा और ट्रेन की सीटी ने उसका स्वागत किया। उसने आखिरी बार अपनी हवेली की ओर देखा और मन में कहा, हनुमान जी, मुझे इस बार सफलता दे दीजिए। गाड़ी देर रात मुंबई पहुंची। स्टेशन से बाहर निकलकर विकार ने कभी न सोने वाले शहर मुंबई को पहली बार देखा। ऊंची ऊंची इमारतें, देर रात को भी व्यस्त सड़कें, हर तरफ रोशनी। मुंबई सचमुच में सपनों की नगरी लग रही थी। मुंबई की चमक दमक ने विकास को पहले दिन से लुभाया। वह अंधेरी में एक चौल के एक छोटे से कमरे में रहने लगा, जहां दीवारें नम थीं और खिड़की से समुद्र की नमकीन गंध आती थी। पहला हफ्ता उत्साह से भरा था। वह स्टूडियो से स्टूडियो भागता, ऑडिशन देता और सोचता, बस एक मौका मिल जाए। वह जिम जाता, अपने लुक को संवारता और हर ऑडिशन में अपनी पूरी ताकत झोंक देता। लेकिन मुंबई की हकीकत जल्दी सामने आई। ऑडिशन हॉल में सैकड़ों लड़के लड़कियां, सभी सपनों से भरे, लेकिन मौके सिर्फ कुछ के लिए। एक ऑडिशन में डायरेक्टर ने उसे देखकर कहा, तुम ठीक हो, लेकिन हमें कुछ और चाहिए। दूसरे में एक एजेंट ने हंसते हुए कहा, छोटे शहरों से हजारों लड़के लड़कियां यहां हीरो हीरोइन बनने आते हैं। सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत ही नहीं, यहां अच्छी किस्मत भी चाहिए। ना तो तुम फिल्मी परिवार से हो और ना ही तुम्हारा बाप करोड़पति है जो तुम्हें अपने पैसे के दम पर लॉन्च कर दे। निकल लो भैया वापस राजस्थान। विकास का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह अपने एक पुराने दोस्त संजय से मिला, जो कि एक जूनियर आर्टिस्ट था और काफी समय से मुंबई में ही रह रहा था। संजय ने उसे चाय के ढाबे पर बैठाकर समझाया, विकास, यहां हजारों लोग तेरे जैसे सपने लेकर आते हैं। कुछ साल इंतजार कर, शायद कुछ मिल जाए। तब तक के लिए तू जूनियर आर्टिस्ट का काम कर ले, ताकि खर्चे पानी के लिए कुछ पैसे मिलते रहें। विकास ने जवाब दिया, संजय, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं यहां हीरो बनने आया हूं और छोटे मोटे रोल करके मैं अपना पोर्टफोलियो खराब नहीं करना चाहता। कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। संजय ने मुंह बना लिया, जैसे मन में सोच रहा हो, इसके जैसे हजारों आते हैं हीरो बनने और सभी थक हार कर वापस चले जाते हैं। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। विकास का पैसा खत्म होने लगा। वह सस्ते ढाबों पर खाना खाता, कभी कभी सिर्फ चाय और बिस्किट पर दिन गुजारता। उसका किराया बकाया हो गया और मकान मालिक, एक गुस्सैल आदमी, उसे धमकी देने लगा, पैसे दे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। विकास ने कर्ज लेना शुरू किया, पहले संजय से, फिर स्थानीय साहूकारों से। उसका कर्ज 30,000 रुपए तक पहुंच गया। वह रातों को अपने कमरे में अकेला बैठता, दीवारों पर लगे पुराने फिल्मी पोस्टर देखता और बड़बड़ाता, क्या मैंने गलत किया यहां आकर? क्या पिताजी सही थे? वह अपने परिवार को फोन करता, लेकिन सुमित्रा की चिंता भरी आवाज सुनकर और टूट जाता। एक रात सुमित्रा ने कहा, बेटा, तुम घर लौटा, यहां सब ठीक हो जाएगा। हम तुझे किसी अच्छे लड़की से शादी कर देंगे। विकास गुस्से में जवाब देता, मां, आप समझती क्यों नहीं? मैं हार नहीं मान सकता, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। लेकिन फोन रखने के बाद वह रो पड़ा। वह अब अंदर से टूट रहा था। उसने एक आखिरी कोशिश की। एक बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट के विज्ञापन का ऑडिशन था। वह सुबह से तैयार हुआ, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और स्टूडियो पहुंचा। लेकिन डायरेक्टर ने उसे देखते ही कहा, तुम में वो स्टार वाली चमक नहीं है। अगली बार कोशिश करना, शायद कुछ काम हो तुम्हारे लिए। विकास के कानों में वह शब्द गूंजते रहे, कोई चमक नहीं। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। विकास का कर्ज 50,000 रुपए तक पहुंच गया। उसका कमरा अब बिजली के बिना था, क्योंकि 2 महीने से उसने बिजली का बिल नहीं दिया था। अंधेरे में चूहे सरसराने की आवाजें सुनाई देती थीं। वह दर्पण में अपनी थकी हुई आंखें देखता, जहां अब वो सौम्य चेहरा नहीं था, काले घेरे, सूखा चेहरा और टूटी हुई आत्मा। वह बड़बड़ाता, हनुमान जी, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैंने सब कुछ आजमाया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वह अपने कमरे में एक पुरानी डायरी में लिखता, मां, पिताजी, मुझे माफ करना, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सका, मैं हार गया। उस रात वह अपने कमरे की छत पर खड़ा था।
समुद्र की लहरों की आवाज उसे बुला रही थी। वह सोचता, बस अब बहुत हो गया, मेरे सपने मर चुके हैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा, अब मैं जीकर क्या करूंगा, अब और नहीं सहा जाता। विकास जुहू बीच के पास एक ऊंची चट्टान पर जाता है। रात का अंधेरा गहरा था और चांद की मध्यम रोशनी में उसकी छाया लंबी और टूटी हुई लग रही थी। समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर चीख रही थीं, जैसे उसे बुला रही हों। वह रोते हुए कहता, मां, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हार गया और मैं अब आपका और दुनिया वालों का सामना नहीं कर सकता। वह अपनी जेब से हनुमान चालीसा की किताब निकालता है, उसे आखिरी बार देखता है और फुसफुसाता है, हनुमान जी, मुझे माफ कीजिए कि मैं अपनी जान ले रहा हूं। वह चट्टान के किनारे खड़ा होता है और जैसे ही वह कूदने वाला होता है, एक कर्कश आवाज गूंजती है, रुक जा बेटा। वह कांपते हुए पलटता है। सामने एक बूढ़ा तांत्रिक भैरवनाथ खड़ा है। उसका काला चोगा समुद्री हवा में लहरा रहा है। लंबी सफेद दाढ़ी चांद की रोशनी में चमक रही है और कलाई पर रुद्राक्ष की माला हिल रही है। उसकी आंखें ऐसी चमक रही हैं जैसे वह विकास की आत्मा को पढ़ रहा हो। विकास डर और निराशा से भरा चीखता है, आप कौन हैं? मुझे अकेला छोड़ दीजिए। भैरवनाथ गंभीर स्वर में कहते हैं, मैं भैरवनाथ हूं बेटा, लेकिन सवाल यह है, तुम अपनी जिंदगी क्यों खत्म करना चाहते हो? क्या हुआ कि तुम इस चट्टान पर खड़े हो? विकास की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। वह टूटे स्वर में कहता, बाबा, आप नहीं समझेंगे, मैं राजस्थान के ब्यावर से आया था, स्टार बनने का सपना लेकर। मैंने मेलों में नाच गाना किया, विज्ञापनों में काम किया, लेकिन मुंबई ने मेरे सपनों को कुचल दिया। हर ऑडिशन में रिजेक्शन, कर्ज का बोझ और मां पिताजी की चेतावनी, बेटा तुम मुंबई मत जाओ। मैंने उनकी नहीं सुनी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना पैसा, ना सपने, ना हिम्मत। भैरवनाथ उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य का मिश्रण है। वह कहते हैं, बेटा तुम अभी जवान हो। मुंबई में हजारों लोग हारते हैं, लेकिन जो हिम्मत रखते हैं वही जीतते हैं। वापस कोशिश करो, अपने सपनों के लिए लड़ो। ब्यावर लौट जाओ अपने मां पिताजी के पास, वहां शांति मिलेगी। विकास गुस्से और निराशा में चीखता है, बाबा मैं थक गया हूं, 6 महीने से मैं हर दिन हार रहा हूं। मेरी मेहनत का मुझे कोई भी फल नहीं मिल रहा। मकान मालिक मुझे सड़क पर फेंकने वाला है, साहूकार मेरे पीछे पड़े हैं। मैं हार गया, मैं बस अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता हूं। भैरवनाथ कुछ समय चुप रहते हैं, जैसे वह विकास की हिम्मत को परख रहे हों। फिर वह धीमे रहस्यमयी स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, अगर तुम सचमुच इतने टूट चुके हो तो एक रास्ता है, लेकिन यह रास्ता खतरनाक है। क्या तुमने कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुना है? विकास हैरान पूछता है, कर्ण पिशाचिनी? वह क्या है बाबा? भैरवनाथ की आंखें सिकुड़ती हैं। वह कहते हैं, यह एक यक्षिणी है जो तुम्हारे कान में फुसफुसाकर हर रहस्य बताएगी। कौन सा ऑडिशन, कौन सा प्रोड्यूसर, कौन सा रास्ता तुम्हें स्टार बनाएगा। लेकिन इसकी कीमत भारी है। वह तुमसे हर अमावस को भेंट मांगेगी और उसका रहस्य किसी को नहीं बताना होगा। अगर तुम नियम तोड़ोगे तो कर्ण पिशाचिनी तुम्हारी आत्मा को निगल लेगी। विकास, जिसके पास अब खोने को कुछ नहीं था, कहता है, मुझे कोई कीमत मंजूर है बाबा, आप मुझे यह साधना सिखाइए। मैं स्टार बनना चाहता हूं, चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं इस सफलता के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। भैरवनाथ गंभीर स्वर में कहते हैं, ठीक है बेटा, लेकिन याद रख, पिशाचिनी की भेंट और नियम तोड़ने की सजा मौत से भी बदतर है। कल रात तुम मेरे साथ श्मशान चलोगे। विकास ने भैरवनाथ को प्रणाम किया और एक नई उम्मीद के साथ वापस अपने कमरे की ओर चल पड़ा। अगली रात भैरवनाथ विकास को मुंबई के बाहरी इलाके में एक सुनसान श्मशान में ले जाते हैं। श्मशान में हवा ठंडी और भारी है, सड़ांत की गंध चारों ओर फैली है। टूटी फूटी चिताएं, बिखरी हड्डियां और दूर से उल्लुओं की आवाजें एक भयानक माहौल बनाती हैं। एक पुराना पीपल का पेड़ हवा में हिल रहा है, जैसे वह कोई रहस्य छुपा रहा हो। भैरवनाथ कहते हैं, बेटा, यहां कर्ण पिशाचिनी की साधना होगी। लगातार 21 रात तक तुम्हें मेरे नियम मानने होंगे।
विकास ने कांपते हुए पूछा। क्या नियम बाबा? भैरवनाथ एक काले कपड़े का थैला खोलते हैं जिसमें रुद्राक्ष की माला, काला चंदन, लाल फूल और एक तांबे का लोटा था। वह कहते हैं, तुम काले कपड़े पहनोगे, रात 12 बजे से 3 बजे तक मंत्र जाप करोगे, खाना नहीं खाओगे, सिर्फ पानी पियोगे, किसी से बात नहीं करोगे। हर अमावस को तुम पिशाचिनी को काला चंदन और लाल फूल चढ़ाओगे, और सबसे जरूरी, उसका रहस्य किसी को नहीं बताना। अगर तुम नियम तोड़ोगे तो वह तुम्हारी आत्मा को खींच लेगी। वह विकास को मंत्र सिखाते हैं। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी स्वाहा। विकास को एक रुद्राक्ष की माला दी जाती है और भैरवनाथ कहते हैं, हर रात 108 बार इस मंत्र का जाप करो, श्मशान में अकेले बैठो और मेरी बात मानो। पहली रात विकास श्मशान में एक बुझी हुई चिता के पास बैठता है। अंधेरा इतना गहरा है कि उसकी टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। वह मंत्र जाप शुरू करता है, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने कान में फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। विकास, विकास। वह डर जाता है, लेकिन भैरवनाथ की चेतावनी याद कर चुप रहता है। हवा में अजीब सी सड़ांध बढ़ने लगती है। रात के सन्नाटे में शमशान बहुत ही डरावना लग रहा था। कहीं दूर सियार के रोने की आवाज और कहीं पास में किसी पेड़ पर उल्लू की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। विकास बिना विचलित हुए मंत्रोच्चार जारी रखते हुए उस रात की साधना पूरी करता है। तीसरी रात बाबा भैरवनाथ विकास से कहते हैं, बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हर बीतते दिन की साथ ये साधना और भी कठिन होती जाएगी। हो सकता है कुछ शक्तियां तुम्हारी साधना को विफल करने के लिए तुम्हें डराने का प्रयास करें, लेकिन तुमने बिना विचलित हुए अपनी साधना को जारी रखना है, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयंकर होंगे। विकास ने उनकी बात को अच्छे से समझा और रात के ठीक 12 बजे साधना में बैठ गया। कुछ देर बाद उसे एक छाया दिखती है। लंबे काले बाल, लाल आंखें और खून से लथपथ साड़ी। छाया उसके चारों ओर चक्कर काट रही थी और पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। विकास का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह बिना रुके मंत्र जपता रहा। ऐसे ही हर रात कोई न कोई छाया उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा उसे डराने का प्रयास करती, लेकिन विकास पूरी लगन से बिना विचलित हुए अपनी साधना करता रहा। 10वीं रात श्मशान में हड्डियां चटकने की आवाजें गूंजती हैं। विकास को लगता है कि कोई उसके कंधे पर ठंडा गीला हाथ रख रहा है। हाथ इतना ठंडा था जैसे बर्फ की सिल्ली हो, और शायद वो गीला पदार्थ खून था, क्योंकि उसमें खून से गंध आ रही थी। उसे चूड़ियों की खनक और घुंघरुओं की आवाज अपने आसपास सुनाई दे रही थी, और अचानक एक खून को जमा देने वाली आवाज उसके कानों में गूंजती है, विकास, विकास, मैं आ गई हूं, आयो यहां और मुझे अपना लो। बाबा भैरवनाथ ने विकास को पहले ही बताया था कि साधना 21 दिन की है। अभी तो सिर्फ 10वीं रात थी। ये सब एक छलावा है उसकी साधना भंग करने के लिए। वह बिना अपने ध्यान को भटकाए वापस मंत्रोच्चार में लग गया और कुछ देर में सारी आवाजें बंद हो गईं। 15वीं रात उसे एक भयानक सपना आता है। वह श्मशान में है और एक औरत उसका गला दबा रही है। उसकी आंखें लाल हैं और वह फुसफुसाती है, तू मुझे पाना चाहता है? तूने क्या सोचा ये इतना आसान है? तेरा अंत समय आ गया है। विकास सुबह भैरवनाथ से कहता, बाबा, मैं डर गया हूं। ये आवाजें, ये छायाएं, क्या मैं साधना छोड़ दूं? मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा। शायद मैं इस योग्य नहीं कि इस साधना को पूरा कर सकूं। भैरवनाथ गुस्से में कहते हैं, बेटा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं। साधना अधूरी छोड़ने की सजा मृत्यु है। हिम्मत रख, बस कुछ दिन और फिर देख तेरे सारे सपने कैसे पूरे होते हैं। 20वीं रात श्मशान में एक ठंडी हवा का झोंका आता है। विकास को लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटता है, लेकिन कोई नहीं होता। फिर अचानक हवा में खून की गंध फैलती है और जमीन पर लाल फूल बिखरे दिखते हैं जो उसने नहीं चढ़ाए। विकास का दिल जोरों से धड़क रहा था कि तभी एक सर कटा कंकाल उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया और उसकी खोपड़ी हवा में विकास के चारों तरफ घूम रही थी। विकास आंखें बंद कर मंत्र जपता रहा। 21वीं रात इस साधना की आखिरी रात थी। विकास हर रात की तरह बाबा भैरवनाथ को प्रणाम कर
शमशान में जाकर साधना के लिए एक चिता के पास बैठ गया। आज हवा में एक अजीब तरह की ऊर्जा थी। उसने मंत्रों का उच्चारण अभी शुरू ही किया था कि एक चुड़ैल पेड़ों के पीछे से निकल चीखते हुए उसकी ओर दौड़ी। विकास अपनी साधना से उठने ही वाला था, तभी उसे बाबा भैरवनाथ की चेतावनी याद आई कि अब वह इस साधना को पूरा किए बिना नहीं छोड़ सकता। वह अपनी साधना में लगा रहा। चुड़ैल भागती हुई उसके पास आई और धुएं में बदलकर गायब हो गई। फिर कई सर्प न जाने कहां से आकर उसके शरीर पर रेंगने लगे, लेकिन विकास नहीं रुका। मंत्र जाप पूरा होने पर कर्ण पिशाचिनी प्रकट होती है। उसका रूप सुंदर लेकिन भयानक है। चमकती लाल आंखें, साड़ी से टपकता खून और एक मुस्कान जो आत्मा को जकड़ लेती है। वह विकास के कान में फुसफुसाती, विकास उठो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है और अब तुम्हारी हूं। मेरी बात मानो और तुम स्टार बनोगे। हर अमावस को मुझे भेंट देना और मेरा रहस्य किसी को मत बताना। नियम तोड़ने की सजा मौत है। विकास डर और उत्साह से भरकर कहता है, जी मैं आपके नियम मानूंगा। कर्ण पिशाचिनी गायब हो गई। विकास आसान से उठा और बाबा भैरवनाथ को प्रणाम कर अपने कमरे में चला गया। साधना के बाद विकास की जिंदगी बदल जाती है। कर्ण पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसाती है, कौन सा ऑडिशन देना है, कौन सा प्रोड्यूसर रिश्वत लेता है, कौन सा ब्रांड मॉडल की तलाश में है। पहला मौका उसे एक ब्यूटी प्रोडक्ट के विज्ञापन से मिलता है। डायरेक्टर उसकी तारीफ करता है, विकास तुम में वो स्टार वाली चमक है। विज्ञापन हिट हो जाता है और विकास का चेहरा मुंबई के होर्डिंग्स पर चमकने लगता है। जल्द ही उसे एक टीवी सीरियल में छोटा रोल मिलता है। पिशाचिनी की फुसफुसाहट उसे सही डायलॉग्स और सही समय पर सही कदम उठाने की सलाह देती है। उसका किरदार दर्शकों को इतना पसंद आता है कि वह सीरियल का मुख्य किरदार बन जाता है। फिर पिशाचिनी की सलाह पर वह एक बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर से मिलता है। वह फुसफुसाती, उसके असिस्टेंट को 50,000 रुपए दे और वह तुझे रोल देगा। विकास ऐसा करता है और उसे एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में प्रमुख किरदार मिलता है। देखते ही देखते विकास माया नगरी का सबसे प्रसिद्ध चेहरा बन गया और काम अब इतना था कि विकास को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। वह अपनी मनपसंद जिंदगी जी रहा था। विकास जुहू में एक आलीशान फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है, जहां समुद्र का नजारा दिखता है। वह महंगी कार खरीदता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है और मुंबई की हाई प्रोफाइल पार्टियों में जाता है। वहां वह 24 साल की रिया, जो कि एक खूबसूरत मॉडल, से मिलता है। रिया उसकी तारीफ करती है, विकास तुम में कुछ खास है, तुम स्टार बनने के लिए बने हो। जल्द ही रिया उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। वह उसे लग्जरी रेस्तरां और बीच सैर पर ले जाता है और दोनों की तस्वीरें मैगजीन्स में छपने लगती हैं। विकास ब्यावर लौटता है, जहां उसका परिवार और दोस्त अब उसका गुणगान करते हैं। सुमित्रा आंसुओं के साथ कहती हैं, बेटा तुमने हमारा नाम सचमुच में रोशन कर दिया। रामलाल गले लगाते हुए कहते हैं, मैं आज इतना खुश हूं कि बयान भी नहीं कर सकता। तुमने मुझे गलत साबित कर दिया बेटा। पास में खड़ा उसका दोस्त कहता है, विकास तू तो सचमुच शाहरुख खान बन गया, मुझे भी मुंबई ले चल। ब्यावर के बच्चे उससे ऑटोग्राफ मांगते हैं और गांव वाले उसकी सफलता की कहानियां सुनाते हैं। वापस मुंबई आकर विकास काम में व्यस्त हो गया। मुंबई की चमक दमक भरी जिंदगी में वह पूरी तरह खो गया था। अब सफलता उसके कदम चूम रही थी और रिया जैसे लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। कर्ण पिशाचिनी की शर्त थी कि हर अमावस को उसे श्मशान में काला चंदन और लाल फूल चढ़ाने होंगे। शुरू में विकास डर की वजह से हर अमावस को श्मशान जाता और भेंट चढ़ाता, लेकिन जैसे जैसे वह अपनी सफलता के नशे में डूबने लगा, वह व्यस्त हो गया। पार्टियां, शूटिंग और रिया के साथ समय बिताने में वह भेंट चढ़ाना भूल गया। पहली अमावस को जब वह भेंट नहीं चढ़ाता, उसे अपने फ्लैट में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। खिड़की के बाहर उसे एक छाया दिखती है, लाल आंखें, लंबे काले बाल और एक भयानक मुस्कान। वह फुसफुसाती, तूने मुझे भेंट नहीं दी, मुझे भूल मत। विकास डर जाता है, लेकिन सोचता, अगली अमावस्या को दोगुनी भेंट दे दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन उसे क्या पता था कि कर्ण पिशाचिनी अब उस पर क्रोधित हो रही है। अगली रात वह अपने बेडरूम में खून के धब्बे देखता है जो सुबह गायब हो जाते हैं। वह रात में बुरे सपने देखता है। वह श्मशान में है और पिशाचिनी उसका गला दबा रही है, चीखते हुए, तू मुझे भूल नहीं सकता। मैं अगर तुझे बना सकती हूं तो मिटा भी सकती हूं। वह भैरवनाथ के पास जाता है और कहता, बाबा, मुझे रात में छायाएं दिखती हैं, क्या करूं? भैरवनाथ गुस्से में कहते हैं, बेटा, तुमने पिशाचिनी को भेंट नहीं दी, वह क्रोधित है। अगली अमावस को भेंट चढ़ाओ, वरना वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। विकास अगली अमावस को भेंट चढ़ाता है और कुछ दिन शांति रहती है, लेकिन उसकी व्यस्त जिंदगी और उस पर काम का बोझ, विदेशों में शूटिंग, वह अगली अमावस्या को फिर से भेंट चढ़ाना भूल जाता है। पिशाचिनी की फुसफुसाहट अब और तेज हो जाती है। तू मुझे भूल रहा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह अपने फ्लैट में अजीब आवाजें सुनता है, हड्डियों की चटक, कांच टूटने की आवाज और रात में अपने बिस्तर के पास ठंडे कदमों की आहट। वह ये सब नजरअंदाज कर अपनी जिंदगी में व्यस्त रहता है। कर्ण पिशाचिनी और उसे किया वादा शायद वे भूल ही गया था। एक रात विकास और रिया एक लग्जरी रेस्तरां में डिनर कर रहे हैं। रिया उसकी सफलता से प्रभावित पूछती है, विकास, तुम इतने कम समय में इतने बड़े स्टार कैसे बन गए? तुम्हारा राज क्या है? विकास शराब और सफलता के नशे में हंसते हुए कहता है, रिया, तुम यकीन नहीं करोगी, ये सब एक तांत्रिक साधना का कमाल है। कर्ण पिशाचिनी मेरे कान में फुसफुसाती है और मुझे हर रास्ता बता देती है। रिया हंसते हुए कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? ये कोई भूत प्रेत की कहानी है? विकास की आंखों में एक अजीब सी चमक आती है। वह कहता, नहीं रिया, ये सच है, वह मेरे साथ है। हर रात वह मेरे पास आती है। वहीं कर्ण पिशाचिनी का सब्र का बांध टूट गया और अब वह विकास को इसकी सजा देना चाहती थी। विकास ने अपने दोनों वादे तोड़ दिए थे और अब उसे इसका अंजाम भुगतना था। उसी रात विकास के फ्लैट में एक ठंडी हवा का झोंका आता है। कमरे में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता है और बत्तियां तेजी से टिमटिमाकर बुझ जाती हैं। खिड़की का कांच अपने आप खटखटाने लगता है, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। विकास की नजर खिड़की पर पड़ती है। वहां एक छाया खड़ी है। लंबे उलझे काले बाल हवा में तैर रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। उसकी आंखें लाल जलते हुए कोयले की तरह चमक रही हैं। उसका चेहरा अब सुंदर नहीं बल्कि भयानक है। सड़ी हुई त्वचा से खून टपक रहा है, नुकीले दांतों से खून की धार बह रही है और पंजों से लथपथ लाल साड़ी फटकर हवा में लहरा रही है। वह चीखती है, तूने मेरा रहस्य उजागर कर दिया विकास, तूने मुझे भेंट देना छोड़ दिया। अब तेरा सर्वनाश होगा और मैं तेरी जिंदगी, तेरा परिवार और तेरा गांव नरक बना दूंगी। विकास डर से कांपते हुए चिल्लाता, नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर से भेंट चढ़ाऊंगा। लेकिन पिशाचिनी की चीख एक भयानक हंसी में बदल जाती है, जो फ्लैट की दीवारों में गूंजती है। वह गायब हो जाती है, लेकिन हवा में खून और सड़ांत की गंध छोड़ जाती है। विकास अपने बिस्तर पर जाता है, लेकिन वहां तकिए पर खून के धब्बे हैं। दीवार पर खून से लिखा है, तेरा अंत निकट है। वह हनुमान चालीसा की किताब पकड़ लेता है और फुसफुसाता, हनुमान जी मुझे बचाइए। लेकिन कमरे में अंधेरा और भारी होता जाता है और उसे लगता है कि कोई उसके कंधे पर ठंडा गीला पंजा रख रहा है। अगले दिन विकास की दुनिया उलट पुलट होने लगती है। सुबह उसका मैनेजर फोन करता है, विकास, तुम्हारा ब्यूटी प्रोडक्ट का विज्ञापन कैंपेन कैंसिल हो गया। क्लाइंट ने कहा कि तुम अब उनके ब्रांड के लिए फिट नहीं हो। पता नहीं अचानक क्या हुआ, उन्होंने रातों रात सारी होल्डिंग्स उतरवा लिए हैं और किसी दूसरे मॉडल को साइन कर लिया। विकास हैरान था, लेकिन जैसे ही वह फोन रखता है, उसे अपने कान में पिशाचिनी की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरा सब कुछ छीन लूंगी। उसी हफ्ते उसे अपने टीवी सीरियल से निकाल दिया जाता है। प्रोड्यूसर गुस्से में कहता है, विकास, तुम सेट पर पागलों जैसा व्यवहार कर रहे थे। तुम चीख रहे थे कि कोई तुम्हारे पीछे है। कैमरे बंद होने के बाद तुमने दीवार पर खून से कुछ लिखा। विकास को याद आता है, एक शूटिंग के दौरान स्टूडियो की रोशनी अचानक बुझ गई थी।
उसे पिशाचिनी की छाया दिखी थी जो दीवारों पर नाच रही थी और उसकी साड़ी से खून टपक रहा था। उसने चीख कर कहा था, वह यहां है, मुझे बचाओ। पूरी यूनिट ने उसे पागल समझा और सेट पर खून के धब्बे मिले जो कोई समझा नहीं पाया। उसकी ब्लॉकबस्टर फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द हो जाता है। डायरेक्टर उसे बुलाकर कहता, विकास, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम सेट पर बड़बड़ा रहे थे और रात में सेट पर अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। विकास को याद आता है कि वह सेट पर डायलॉग्स भूलने लगा था, क्योंकि पिशाचिनी की फुसफुसाहट उसके कानों में नगाड़ों की तरह गूंज रही थी। उसका दिमाग अब काम करना बंद कर रहा था। उसका बैंक बैलेंस तेजी से खाली होने लगता है। शेयर बाजार में लगाए पैसे डूबने लगते हैं। वह अपने आलीशान फ्लैट का किराया नहीं दे पाता। मकान मालिक गुस्से में कहता, विकास, तुम्हारा सामान सड़क पर फेंक दूंगा। एक तो तुम समय पर किराया नहीं देते और तुम्हारे फ्लैट से रात में चीखें सुनाई देती हैं। विकास वापस चाल में अपने पुराने कमरे में लौटता है, जहां दीवारें सड़ांध से भरी हैं। खिड़की से समुद्र की गंध के साथ साथ अब श्मशान की सड़ांध आती है और रात में उसे हड्डियों की छटकने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात वह अपनी स्क्रिप्ट पर खून से लिखा देखता है, तेरा अंत निकट है। दर्पण में उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि पिशाचिनी की लाल आंखें दिखती हैं जो हंस रही हैं। विकास का व्यवहार दिन ब दिन अजीब हो रहा था। वह रिया के साथ एक डेट पर जाता है, लेकिन बीच में चीखने लगता है, वह मेरे पीछे है, उसकी आंखें मुझे देख रही हैं। रिया डर कर कहती है, विकास, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। विकास टूटे स्वर में कहता, रिया, तुम नहीं समझोगी, ये कर्ण पिशाचिनी है। वह मुझे हर पल तंग करती है। मैंने उसका रहस्य तुम्हें बताया है और अब वह मुझे नहीं छोड़ वाली। रिया गुस्से और डर में कहती है, विकास, तुम पागल हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुमने मुझे डरावनी कहानियों में फंसा दिया। वह उसे छोड़ देती है। विकास अकेला अपने कमरे में रोता है, हनुमान चालीसा की किताब को कसकर पकड़कर, हनुमान जी, मुझे बचाइए। लेकिन पिशाचिनी की भयानक हंसी उसकी प्रार्थनाओं को दबा देती है। विकास को अब हर जगह पिशाचिनी की उपस्थिति महसूस होती है। वह सड़कों पर चलते समय छायाएं देखता है जो उसका पीछा करती हैं। एक रात वह अपने कमरे में बैठा है जब उसे लगता है कि कोई उसके कंधे पर ठंडा गीला पंजा रख रहा है। वह पलटता है, लेकिन कोई नहीं होता। फिर दर्पण में उसे पिशाचिनी का चेहरा दिखता है। उसके बाल उसके चेहरे पर लटक रहे हैं और वह चीखती है, तू कहीं नहीं भाग सकता, यह तो बस शुरुआत है। विकास चीखकर बेहोश हो जाता है। सुबह उसे अपने बिस्तर पर लाल फूल बिखरे मिलते हैं जो उसने कभी नहीं देखे। अब हर रात उसे बुरे सपने आते हैं, जैसे कि वह श्मशान में है और पिशाचिनी उसका गला दबा रही है, चीखते हुए कहती है, तूने मुझे धोखा दिया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वह अपने कमरे की दीवारों पर खून से अजीब निशान बनाता है, जैसे कोई तांत्रिक मंत्र। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। विकास अब पूरी तरह टूट चुका था और एक दिन वह भैरवनाथ के पास मदद मांगने जाता है। वह मुंबई के उसी सुनसान श्मशान में पहुंचता है जहां साधना हुई थी। श्मशान अब और डरावना है। हवा में सड़ांध, पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही हैं और चिताओं के बीच से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई औरत रो रही हो। रात में श्मशान की जमीन पर खून के धब्बे उभरते हैं और चिताएं अपने आप जलने लगती हैं। भैरवनाथ अपनी झोपड़ी में रुद्राक्ष की माला जपते हुए बैठे हैं। विकास घुटनों पर गिरकर रोते हुए कहता है, बाबा, अब आप ही मुझे बचाइए। कर्ण पिशाचिनी मेरे पीछे पड़ी है। वह मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैं हर रात उसकी छाया देखता हूं, उसकी चीखें सुनता हूं। मेरे कमरे में खून के धब्बे दिखते हैं। भैरवनाथ गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुमने पिशाचिनी को भेंट नहीं दी और उसका रहस्य भी बता दिया। अब वह तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वह तुम्हें मार सकती थी, लेकिन तुम्हारी हनुमान जी में थोड़ी सी आस्था ने तुम्हें बचा लिया। लेकिन वह तुम्हारी जिंदगी को नरक बना देगी। वह न केवल तुम्हें
बल्कि तुम्हारे परिवार और गांव वालों को भी तंग करेगी। विकास कांपते हुए कहता है, गांव वालों को? नहीं बाबा, मेरे माँ पिताजी को कुछ मत होने दीजिए, कोई रास्ता बताइए। भैरवनाथ एक हनुमान चालीसा की किताब और एक रुद्राक्ष की माला देते हैं। वह कहते हैं, बेटा, हर रात हनुमान चालीसा पढ़ो, श्मशान में जाकर पिशाचिनी से माफी मांगो, लेकिन उसका क्रोध आसानी से शांत नहीं होगा, वह तुम्हारी आत्मा को चाहती है। विकास श्मशान में जाता है, लेकिन वहां उसे पिशाचिनी का सबसे भयानक रूप दिखता है। वह हवा में तैर रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके पंजों से खून टपक रहा था। वह चीखती है, तूने मुझे धोखा दिया, अब तेरा परिवार और तेरा गांव सभी इसकी कीमत चुकाएंगे। अचानक श्मशान में खून की बारिश शुरू हो जाती है और चिताएं अपने आप जलने लगती हैं। विकास चीखता है, मुझे माफ कर दो, मेरे माँ पिताजी को छोड़ दो, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं और वह हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता है। उसकी आवाज कांप रही थी, शायद भगवान में उसकी आस्था कमजोर पड़ रही थी। पिशाचिनी की हंसी श्मशान में गूंजती है, वह गायब हो जाती है और विकास बेहोश होकर चिता के पास गिर पड़ता है। विकास अब पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। विकास के माता पिता उसकी हालत की खबर सुनकर मुंबई आते हैं। सुमित्रा विकास को देखकर रोती है, बेटा, तुम इतने कमजोर कैसे हो गए? तुम्हारी आंखें खाली क्यों हैं? रामलाल गंभीर स्वर में कहते हैं, तुम घर चलो बेटा, ब्यावर में सब ठीक हो जाएगा। विकास टूटे स्वर में कहता, मां, पिताजी, मैंने गलती की, वह मेरे पीछे है, वह मुझे छोड़ेगी नहीं। विकास के माता पिता को लगता है कि शायद उसकी सफलता से जलकर किसी ने कोई टोना टोटका विकास पर कर दिया है और ब्यावर जाकर सब ठीक हो जाएगा। वे उसे ब्यावर ले जाते हैं, लेकिन कर्ण पिशाचिनी उसका पीछा करती है। उनकी पुरानी हवेली में रातें अब भयानक हो गई हैं। कर्ण पिशाचिनी का प्रभाव अब न सिर्फ विकास पर बल्कि उसके माता पिता पर भी पड़ रहा था। सुमित्रा को हर रात सपने में एक लाल आंखों वाली औरत दिखती है जो कहती है, तेरा बेटा अब मेरा है, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। सुमित्रा रात में चीख कर उठती है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं और वह दिन ब दिन कमजोर होती जाती है। एक रात वह हवेली के आंगन में बेहोश हो जाती है। हवेली अब मरघट की तरह लग रही थी और अब वहां मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी आंगन में खून के धब्बे मिलते हैं और कभी कोई कुत्ता बिल्ली घर में मरे मिलते। रामलाल को हवेली के आंगन में अजीब छायाएं दिखती हैं। एक रात वह मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ते समय एक ठंडी हवा का झोंका महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह पलटता है और उसे पिशाचिनी की छाया दिखती है जो हंस रही है। वह चीखता है और बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वह बिस्तर से उठ नहीं पाता। डॉक्टर कहते हैं उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं, लेकिन उनकी हालत समझ नहीं आ रही। अब पिशाचिनी का प्रकोप अब ब्यावर के गांव वालों तक पहुंचता है। रमेश, विकास का पुराना दोस्त, रात में अपनी दर्जी की दुकान में काम करते समय एक छाया देखता है। वह कहता है, मुझे लगा कि कोई औरत खड़ी थी, लेकिन जब मैंने पलटा तो कोई नहीं था। अगले दिन उसकी दुकान में सिलाई मशीन अपने आप चलने लगती है और कपड़ों पर खून के धब्बे उभरते हैं। गांव के बच्चे कहते हैं कि उन्होंने श्मशान के पास एक औरत की छाया देखी जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। कुछ बुजुर्ग आपस में बातें करते हैं। विकास मुंबई से अपने साथ किसी डाकिनी को गांव में ले आया है। अब वह पूरे गांव को नहीं छोड़ेगी। विकास की मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है। वह दिन रात बड़बड़ाता है, वह मेरे पीछे है, हनुमान जी मुझे बचाइए। वह हवेली की दीवारों पर खून से अजीब निशान बनाता है, जैसे तांत्रिक मंत्र। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे अब उसके अंदर आत्मा ही नहीं बची थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रात में हवेली की छत पर चढ़ जाता, चांद की ओर टकटकी लगाए देखता रहता और अचानक पागलों की तरह जोर जोर से चीखता, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। एक रात वह घर से भागकर ब्यावर के श्मशान में पहुंचता है। श्मशान में सन्नाटा पसरा हुआ था और हवा में सड़ांध और हड्डियों की चटकने की आवाजें गूंज रही थीं। चिताओं के बीच धुंध छाई थी और पीपल के पेड़ की पत्तियां बिना हवा के हिल रही हैं।
विकास एक चिता के पास बैठ गया और पिशाचिनी से माफी मांगने की कोशिश करने लगा। वह हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी और हनुमान चालीसा अब ठीक से उसे याद भी नहीं थी। अचानक हवा रुक जाती है और श्मशान में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। पिशाचिनी प्रकट होती है अपने सबसे भयानक रूप में। उसकी त्वचा पूरी तरह सड़ चुकी थी, आंखें खून से लाल और उसके पंजों से खून टपक रहा था। वह हवा में तैर रही थी और उसके बाल हवा में सांपों की तरह लहरा रहे हैं। वह चीखती है, तूने मुझे धोखा दिया विकास, तू, तेरा परिवार और गांव सभी इसकी कीमत चुकाएंगे। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। श्मशान में अचानक खून की बारिश शुरू हो जाती है और चिताएं अपने आप जलने लगती हैं। हड्डियां छटकने की आवाजें तेज हो जाती हैं और धुंध में छायाएं नाचने लगती हैं। विकास चीखता है, मुझे माफ कर दो, मेरे मां पिताजी को छोड़ दो। लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। वह हनुमान चालीसा की किताब गिरा देता है और पिशाचिनी की हंसी श्मशान में गूंजती है। विकास अब कर्ण पिशाचिनी के साथ जोर जोर से हंसने लगता है। विकास अब पूरी तरह पागल हो चुका था। वह ब्यावर की गलियों में भटकता है, चीखता हुआ, वह मेरे पीछे है, वह मेरे मां पिताजी को ले जाएगी। गांव वाले उसे पागल कहते हैं, लेकिन कुछ बुजुर्ग शायद सच्चाई को भांप चुके थे और कहते हैं, वह कर्ण पिशाचिनी का शिकार बन गया, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। एक अमावस की रात विकास फिर से श्मशान में जाता है। वह पिशाचिनी से आखिरी बार माफी मांगने की कोशिश करता है। वह एक चिता के पास खड़ा है, हनुमान चालीसा की किताब को कसकर पकड़े हुए। लेकिन श्मशान में अचानक एक भयानक तूफान उठता है। हवा में खून की बूंदें बरसने लगती हैं और चिताओं से धुआं उठता है जो पिशाचिनी का चेहरा बनाता है। पिशाचिनी प्रकट होती है और इस बार वह हवा में तैर रही है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही हैं और वह चीखती है, तूने मुझे धोखा दिया विकास, अब तेरा समय खत्म हुआ। वह अपने पंजे बढ़ाती है और विकास को लगता है कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। अचानक श्मशान में एक चमकदार रोशनी होती है और विकास गायब हो जाता है। चिता की आग बुझ जाती है और श्मशान में सन्नाटा छा जाता है। सुबह गांव वाले विकास को ढूंढते हैं, लेकिन विकास तो अब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। गांव वाले कहते हैं कि पिशाचिनी ने विकास की आत्मा को ले लिया। सुमित्रा और रामलाल अपने बेटे के गायब होने के दुख में दिन रात जलते हैं। सुमित्रा की तबीयत और बिगड़ जाती है और रामलाल पागलों की तरह हर जगह अपने बेटे को ढूंढता है। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो चुका था। गांव में अजीब घटनाएं जारी रहती हैं। रात में श्मशान से चीखें सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि विकास की आत्मा अब पिशाचिनी की गुलाम है जो श्मशान में भटक रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। विकास ने सफलता के लिए जो रास्ता चुना, उसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बर्बाद की, बल्कि अपने माता पिता की भी, और हमेशा के लिए गांव को श्रापित कर दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप अपने परिवार और दोस्तों से कहानी शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि हम ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। और अब हम इस वादे के साथ आपसे विदा लेते हैं कि जल्द ही एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और खुश रहें।